तो क्या कोई मुसीबत किसी के लिए एक नया मौका बन सकती है? आज हम बारिश का कहर की कहानी में यही देखने वाले हैं कि कैसे संकट के काले बादलों से भी उम्मीद की एक किरण निकल सकती है। और जानते हैं, यही एक लाइन पूरी कहानी का सार है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी आपकी ईमानदारी और मेहनत सबसे मुश्किल हालात को भी पलट सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जिसका नाम है नियति का खेल। यहाँ हम मिलते हैं हमारे कहानी के किरदारों केशव और गीता से, जो शांतिनगर नाम के गांव में रहते हैं। अब यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। एक तरफ केशव और गीता गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार लोगों में से थे, और दूसरी तरफ उतने ही ज्यादा गरीब भी। और यही कश्मकश उनकी कहानी की बुनियाद है। और फिर उनकी इस सीधी साधी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी चुनौती जो सब कुछ बदलने वाली थी। और वो चुनौती थी एक तूफान। जरा सोचकर देखिए वो रात कैसी रही होगी। बाहर जोरों की बारिश और आंधी, और अंदर उनकी छोटी सी झोपड़ी की छत भी जवाब दे गई थी। पानी टपक रहा था और उनका जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी भीगने लगा था। यहीं से उनके असली इम्तिहान की शुरुआत हुई। अब ऐसे में मदद की उम्मीद लेकर केशव अपने दोस्त गोविंद के पास गया, लेकिन वहां उसे मदद तो नहीं मिली, उल्टा बेइज्जती मिली। गोविंद की पत्नी गोपी ने उन्हें भिखारी कहकर दरवाजे से लौटा दिया। तो ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि समाज का तिरस्कार भी था, जिसका वो सामना कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किसी और से उम्मीद लगाने के बजाय उन्होंने जो कुछ उनके पास था उसी से अपने सामान को बचाने की कोशिश की। ये उनकी हिम्मत और अंदरूनी ताकत को दिखाता है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से हालात असल में बदलना शुरू होते हैं। इस भाग का नाम है हुनर का उदय। देखिए, तूफान ने सिर्फ उनका घर ही नहीं, उनका काम भी छीन लिया था। मजदूरी मिलनी बंद हो गई थी। तो अब सवाल सिर्फ छत बचाने का नहीं था, बल्कि पेट पालने का भी था। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बस यहीं से एक नए आइडिया ने जन्म लिया। तो उन्होंने किया क्या? देखिए, सबसे पहले केशव को अपने अतीत की एक बात याद आई, अपने पिता का कपड़ों का कारोबार। फिर गीता की समझदारी ने उस याद को एक ठोस प्लान में बदल दिया। दोनों ने मिलकर अपनी पुरानी सिलाई मशीन को ठीक किया और एक लक्ष्य तय किया, गांव का आनंद मेला। और जानते हैं, उनकी ये मेहनत कामयाब हुई। गीता की कलाकारी, जिसमें उसने कपड़ों पर मोर, तोते और फूलों के खूबसूरत डिजाइन बनाए थे, वो लोगों को खूब पसंद आई। मेले में उनके बनाए कपड़े हाथों हाथ बिक गए। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जो सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास की भी जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, किस्मत का एक ऐसा राज जो सालों से कहीं दबा हुआ था। हुआ यूं कि एक रात उन्होंने सड़क पर एक घायल अजनबी की मदद की। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अजनबी उनके अतीत का एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। आखिर कौन था वो? उस अजनबी ने जैसे ही केशव के पिता की तस्वीर देखी, उसने एक ऐसा सच बताया जिससे सुनकर होश उड़ जाएं। उसने कबूल किया कि उसी के पिता ने जलन की वजह से केशव के पिता की मिल में आग लगवाई थी। सोचिए, सालों पुरानी तबाही की वजह आज अचानक उनके सामने खड़ी थी। तो अब जब ये राज खुल चुका था, कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जिसका नाम है ईमानदारी की जीत। अब अपनी गलती सुधारने के लिए उस अजनबी ने केशव के सामने दो रास्ते रखे। या तो वो ढेर सारी दौलत ले ले, या फिर शहर में एक नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन केशव ने अपने फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा सोचा। केशव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने पैसे नहीं मांगे, बल्कि उसने अपने गांव के लिए एक छोटा सा कपड़ा कारखाना और कुछ सिलाई मशीनें मांगी। उसका मकसद सिर्फ अपने पिता के काम को दोबारा शुरू करना नहीं था, बल्कि अपने पूरे गांव को साथ लेकर आगे बढ़ना था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। केशव और गीता ने मिलकर उस कारखाने को बुलंदियों पर पहुंचाया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि उनकी ये कामयाबी सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं को भी काम दिया। जिस कहर ने उन्हें तोड़ा था, उसी ने उन्हें पूरे गांव को जोड़ने का मौका दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है, या हम उसे अपनी मेहनत और अपने कर्मों से खुद लिखते हैं?
मुझे लगता है केशव और गीता की कहानी इसका जवाब बखूबी